गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इस टाइप की रिएक्शन पढ़ी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कौन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सेकंड ऑर्डर है, कौन जीरो ऑर्डर है, और साथ में बच्चों हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए पढ़ा। क्लियर हो गया। आज की वीडियो हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, क्लियर। और दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे किसी एक ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट का पता करेंगे। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ हेडिंग लगाओ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना बच्चों। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको यह समझना है कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब देखो जनरली हमारे पास जो रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन। दूसरी होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने? एक स्टेप में कंप्लीट होती है। द रिएक्शन विच कंप्लीट इन वन स्टेप, है ना, एक स्टेप में ही पूरी हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी? जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, द रिएक्शन विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। क्लियर? एक से ज्यादा स्टेप होंगे। ठीक, सपोज एक रिएक्शन हमारे पास ए से बी बन रहा है, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ए से बी। एक कोई रिएक्शन है जिसमें ए से डी बन रहा है, तो ए से डी डायरेक्ट तो बनेगा नहीं। ए से पहले आपको बी बनाना पड़ेगा, बी से आपको सी बनाना पड़ेगा, देन सी से आपको डी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो हम कई स्टेप में लिखते हैं और कई सारे स्टेप में ये कंप्लीट होती है। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है दिस इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी निकालने का तरीका अलग होता है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसको निकालने का दूसरा तरीका है। क्लियर? अभी बताता हूं मैं कैसे करते हैं। तो हम जो भी रिएक्शन लिखेंगे यानी एलिमेंट्री रिएक्शन लिखेंगे, उसी के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन पता करेंगे कि वो जो है यूनिमॉलिक्यूलर है, बाइमॉलिक्यूलर है, ट्राइमॉलिक्यूलर है या सो ऑन। क्लियर हो रहा है? तो ये समझ में आ गया आपकी कि रिएक्शन दो टाइप की होती है ना। अब देखो, क्योंकि इनका यूज करूंगा मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, है ना। इसकी डेफिनेशन देखो। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन इज डिपेंड्स ऑन कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन का मतलब होता है टक्कर, टक्कर है टकराना आपस में। ठीक है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन समझो पहले, है ना। इन एलिमेंट्री रिएक्शन द नंबर ऑफ, अच्छा नंबर में से, चलो ठीक है सही लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। और बच्चों रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी हो सकती है हमारे पास? मॉलिक्यूल हो सकते हैं क्या?
मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और एटम्स हो सकते हैं, है ना। तीन ही टाइप की चीजें हो सकती है जो रिएक्टिंग स्पीसीज है। तो इन एलिमेंट्री रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक समय में एक साथ, मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट chemical reaction is called molecularity of reaction। बस यही कहानी है पूरी की पूरी, है ना। तो देखो भाई क्या कहा जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट्री, देखो यहां पर लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, यानी मॉलिक्युलरिटी हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होगी, यानी वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, या तो मॉलिक्यूल होगा, जनरली हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में एक समय में एक साथ टकराते हैं, यानी इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव का मतलब किसी खास तरह के एंगल पर वो टकराते हैं, किसी खास डायरेक्शन में वो टकराते हैं, है ना। इफेक्टिव कॉलिजन होता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन, यानी उस इफेक्टिव कॉलिजन के ही परिणाम स्वरूप हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो उसी उतने नंबर के जो मॉलिक्यूल हमने लिए ना, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब बहुत इजी है, थोड़ा डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो मैं आपको बताता हूं, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए, और ए नहीं लिखते, आर लिखते, रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहा है ना। तो मान लिया जाए यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की 1 कंसेंट्रेशन टर्म के बराबर है। इसका मतलब यहां पे जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो केवल एक मोल है, यानी एक मॉलिक्यूल है। तो बच्चों इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो कितनी होगी? एक, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। अब आप बोलोगे एक मॉलिक्यूल टकराता कैसे है? बच्चों यहां पर टकराने वाला कंसेप्ट क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ वाइब्रेशन होंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होता है, 2 में अलग कंसेप्ट है, 3 में अलग कंसेप्ट है। तो ये कुछ वाइब्रेट होगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी आप सीधे इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता कर सकते हो डायरेक्ट। तो जितना यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना ही इसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। एक ही सिंपल तरीका। क्लियर। दूसरा 2AB और ये बना प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों यहां पर AB एक मॉलिक्यूल है, उसके कितने मोल हैं? 2। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली आर 2। जितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उतना ही इसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता करने का कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? ठीक। आप देखो तो सिंपल आपको रिएक्शन लिखनी है और उसके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल देखने हैं, तो वो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। लेकिन हर केस में नहीं होता ना, लेकिन मैक्सिमम केस में यही रूल अप्लाई होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो जो हमारे पास मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन है वो उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, यानी टाइप कितने हैं ना। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ
रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, आपने एल्किल हैलाइड में SN1 SN2 पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने यूनिमॉलिक्यूलर वर्ड सुना होगा, है ना। तो बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जो कोलाइड हो रही है वो केवल एक ही होगी। तो ओनली वन मॉलिक्यूल इज कोलाइड, मस्ट बी कोलाइड, मस्ट बी कोलाइड, ये तो बात। दूसरा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी टू मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। उसी तरह हमारे पास टर्म मॉलिक्यूलर, अच्छा टर्म मॉलिक्यूलर को ट्राई मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब 3 मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का पता लगा सकते हैं कि वहां पर कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब मैं इनके एग्जांपल आपको बताता हूं, पहले जरा फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, है ना। तो यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और टर्म मॉलिक्यूलर। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी बच्चों, जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलरिटी बढ़ाते जाते हैं इफेक्टिव कॉलिजन उतना मुश्किल होता जाता है। बोलने का मतलब यह है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए डिफिकल्ट होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्टेंट की, इफेक्टिव कोलिजन विल बी लेस, उतना ही कम होता जाएगा। इसीलिए ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर एनी रिएक्शन विल बी वेरी रेयर। तो इसलिए 3 से ऊपर मॉलिक्यूलरिटी हम जनरली नहीं देखते हैं। तो 3 तक मॉलिक्यूलरिटी अच्छी होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी होना मुश्किल हो जाता है, इफेक्टिव कोलिजन हो नहीं पाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी जो इफेक्टिव कोलिजन कर रही है वो कितनी होनी चाहिए, 1 और NO2। हाँ, अमोनियम नाइट्राइड का डिग्रेडेशन। तो बच्चों अमोनियम नाइट्राइड टूटता है N2 में और 2H2O में। यस, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है बच्चों, 1, क्योंकि यहां पर जो है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, एक ही है, यानी इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखो 1 मॉलिक्यूल है ना, 1 मॉलिक्यूल यहां पर यूज हो रहा है। दूसरा O2F2 और इसका डिग्रेडेशन होता है O2 and F2 में। अगेन इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 1। क्लियर हो रहा है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मान लिया जाए कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इसका मतलब बच्चों जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल एक मॉलिक्यूल की 1 कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है तो इसके लिए जो रेट होगा वो भी जो है इस रिएक्टेंट की 1 कंसेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, यानी पावर, एक ही पावर पे डिपेंड करेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर। दूसरा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल यहां पर आपस में
कॉलिजन करेंगे, ठीक है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज इज टू मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास है 2HI और ये डिग्रेड होता है बच्चों I2 प्लस H2। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे नंबर ऑफ कोफिशिएंट, तो 2 है ना, क्लियर हो रहा है। तीसरा हमारे पास है ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है, डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2NO प्लस O2, ये बन जाएगा बच्चों 2NO2, है ना, समझ में आ रहा है। 2 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, कुल मिला के कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, 3। तो बच्चों इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना और जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो जनरली एक नहीं होता है। कुछ केस में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन अधिकतर केस में सिमिलर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। लेकिन बच्चों मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, एक न एक मॉलिक्यूल तो वहां पर होगा ही, आधा मॉलिक्यूल तो कभी हो नहीं सकता है। तो 1 2 3 इस तरह से वहां पर मॉलिक्यूलरिटी काम करेगी, क्लियर, समझ में बात आ रहा है, ठीक है। तो नोट करो फटाफट जरा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता करते हैं। अब सपोज आपने अभी तक देखा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो किसी भी बैलेंस इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड करते ना, जो रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री वही हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी आ रही है। लेकिन कुछ केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहां पे मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये गया काम से, है ना, ठीक है भाई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक। अब देखो, फॉर हमारे पास है, जैसे कोई रिएक्शन है, मैं लिखता हूं ए से हम बना रहे हैं डी, है ना। अब ए से डी को बनाने में कितने स्टेप आ रहे हैं, ए से पहले बी बन रहा है, बी से बाद सी बन रहा है और सी के बाद डी बन रहा है। देयर आर 3 स्टेप, ये तो रहा है, ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो बच्चों देखो, जब कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो है ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप पे कंप्लीट हो रही है। एवरी स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये देखो, एवरी स्टेप, ध्यान रखना है ना, एवरी स्टेप इज, ये तो है ना, अब हमने 1 बाय 1 कर दिया हो, तो हर स्टेप को हम जो है एलिमेंटरी रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये तो हुआ 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री, ये भी एलिमेंट्री। अब एक एक करके हमने इसको सेग्रेगेट कर दिया। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, 3 स्टेप है। अब हर स्टेप का जो रेट है वो सिमिलर कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि इसका रेट इससे ज्यादा हो सकता है कि थर्ड वाला सबसे कम हो, पहला वाला सबसे ज्यादा हो, दूसरा वाला सबसे कम हो, डिपेंड करता है। वो एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे कि किस स्टेप का रेट ज्यादा है, किस स्टेप का रेट कम है,
ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ ईच स्टेप इज नॉट सिमिलर। किसी का फास्ट हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है, किसी का वेरी स्लो हो सकता है। अब देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट मालूम करना है और मैंने इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए 3 एलिमेंट्री रिएक्शन लिखे हैं, तो इसका मतलब मैं इन तीनों के रेट को देखूंगा, तीनों स्टेप के रेट को देखूंगा। लेकिन इस ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो स्टेप डिटरमाइन करेगा जो सबसे स्लो होगा, यानी जिसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होगा उसी पर तो पूरी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा भाई। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप। मान लिया जाए कि यहां पे ये स्टेप फास्ट हो रहा है, ये स्टेप भी फास्ट हो रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, लेकिन बीच वाले का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइन स्टेप। तो बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके लिए जब आप 3 से 4 एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हो तो उन सारी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो सबसे स्लो रेट वाली रिएक्शन होती है, यानी सबसे स्लो रेट वाला जो स्टेप होता है, उसी स्लो रेट के स्टेप को या उसी इक्वेशन को या उसी एलिमेंट्री रिएक्शन को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइन स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के कई रिएक्शन देखी होंगी, ठीक है, जैसे हम अल्कोहल का जो है डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो वहां पे 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, लेकिन जहां पे कार्बोकैटायन बन रहा है वो सबसे स्लो स्टेप होता है, तो वही उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि सबसे स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइन स्टेप या रेट लिमिटिंग स्टेप बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि उसी को घटाने और बढ़ाने से पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसका रियल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखो, ये तो समझाने के लिए था। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम अलग अलग स्टेप में लिखेंगे और हर स्टेप को हम जो है रेट डिटरमाइन हर स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, और उन सारे स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रेट को डिसाइड करेगा उस रिएक्शन की। क्लियर हो रहा है? अब देखो, यहां पर हम करेंगे H2O2 का डिग्रेडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ I- और अल्केलाइन मीडियम, है ना, डिग्रेडेशन ऑफ H2O2। अब डिग्रेडेशन ऑफ H2O2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा और साथ में O2 मिलेगा, है ना। इस तरह से एक वाटर मिलेगा और एक ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे कि भाई इस रिएक्शन का जो रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा, किस पर? H2O2 की 2 पावर पर। लेकिन ये गलत है। भले ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑल्सो इट इज हैज मॉलिक्युलरिटी इज 2, यानी ये जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है। लेकिन बच्चों यहां पर वो जो 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल नहीं हैं। इस चीज का ध्यान रखना। एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये होता है, तब जाके रिएक्शन का रेट डिसाइड होता है। तो इसका मतलब हम ये रेट इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि किस तरह लिखेंगे कि
H2O2 की पावर 1 और I माइनस की पावर 1, ये दोनों को जोड़ के आपने मॉलिक्युलरिटी बना ली दो, है ना। एक ये मॉलिक्यूल और इसका एक ही मॉलिक्यूल यहां पर इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, तभी जाके मॉलिक्युलरिटी बनेगी दो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? दो। लेकिन बच्चों इसके दो मॉलिक्यूल नहीं ना, एक इसका मॉलिक्यूल और एक इसका मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? अब देखो, चलो अब जो ये जो रिएक्शन है ना, ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। तो स्टेप वन क्या बोलता है? सबसे पहले H2O2 I माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों? एक मॉलिक्यूल वाटर और IO माइनस बनाता है ना। दिस इज स्टेप वन। स्टेप टू में क्या होता है? दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का IO के साथ रिएक्शन करता है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, और एक मॉलिक्यूल वाटर बनाएगा, I माइनस को वैसे छोड़ देगा और O2 बनाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है? बस। तो ये स्टेप वन, स्टेप टू। अब बच्चों इसमें जो स्टेप वन होता है दिस इज स्लो स्टेप, और स्टेप टू होता है ये फास्ट होता है। तो अब मुझे बताओ यहां पर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा? स्टेप वन, क्योंकि स्लो है। ठीक, दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइन स्टेप। बात खत्म। क्लियर हो रहा है? तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों रेट डिटरमाइन स्टेप, जो उसका स्लो स्टेप होता है। यानी यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा उसके बनने की प्रोसेस को ही हम रेट डिटरमाइन स्टेप बोलेंगे। और यहां पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो ये दो हैं, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल और एक I माइनस, इसीलिए हमने इसका रेट ऐसे लिखा है, और मॉलिक्युलरिटी दो होगी। तो इसको समझने की भूल मत करना है ना कि भाई स्टोइकियोमेट्री दो है तो मैं उसके मॉलिक्युलरिटी दो लिख दूं और रेट इस तरह लिख दूं, तो वो गलत हो जाएगा ना। क्लियर? तो कई बार थोड़ा रिएक्शन कंफ्यूज करती है, लेकिन अगर आप एग्जांपल सही से आप लर्न करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर? लिखो जरा फटाफट। तो समझ में आ रहा है आसानी से? बहुत अच्छी बात है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इसमें से आपको केवल डेरिवेशन करना है बस, कि किस तरह से हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करते हैं अगर आपको कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा हो। देखते हैं ना किस तरह से आता है इसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बच्चों, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है। अच्छा देखो, आपने एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पढ़ी होगी। कैसे? सपोज मान लीजिए हमारे पास ए के ए मोल और बी के बी मोल है, और वो क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखते हैं? के, ऐसे लिखते हैं ना, देखो, माइनस डी आर बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू क्या है? के ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, है ना। ये तो हुआ। अच्छा,
डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का आपने यूज पहले भी किया होगा। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट मालूम करते हैं। यहां पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है और इधर होता है टाइम, और इस तरह का कोई ग्राफ बनता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से मालूम करते हैं, है ना। इस तरह ग्राफ आपने देखा होगा शुरू के लेक्चर में, है ना। लेकिन बच्चों देखो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और लैबोरियस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एरर के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। एरर के चांस हर बार स्लोप ना, ये अलग स्लोप, ये अलग स्लोप, ये अलग स्लोप, कितने स्लोप बनाओगे। तो इसके लिए इस इक्वेशन से रेट निकालना मुश्किल होता है। क्लियर हो गया। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और बना देंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बच्चों जो नई इक्वेशन निकल के आएगी, उस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम पीरियड पर रिएक्टेंट का रेट मालूम कर सकते हैं, यानी इक्वेशन का रेट मालूम कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में इंटीग्रेशन करके। तो बहुत इजी है, बस 4-5 स्टेप आपको याद रखने। क्लियर हो गया। तो इसीलिए हमने हेडिंग डाली है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलो तो बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखो, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है ना। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना बच्चों। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब आपको मालूम होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन does not depends on concentration of reactant। ये तो हुआ ना, concentration of reactants। रिएक्टेंट की concentration पे डिपेंड करता ही नहीं है, तभी तो जीरो ऑर्डर बोला उसे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारे पास R रिएक्टेंट है और ये बना रहा है प्रोडक्ट। इसके लिए हमने रिएक्शन कैसे लिखी थी, रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के, और आर की कंसंट्रेशन की जीरो पावर, ये तो हुआ है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें ना, जीरो पावर है। अच्छा, जब किसी वैल्यू की पावर जीरो होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा, देखो रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के इंटू 1। ठीक है, आर की पावर 0 इक्वल टू होता है 1, तो के इंटू 1 यानी के हो जाएगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा शफल करो, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास टी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये तो हुआ, माइनस उधर चला गया है, इसका माइनस मैंने उधर ले लिया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना। चलो, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, इधर डी डी हट जाएगा, तो इधर रहेगा बच्चों आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ऐसा हो जाएगा। और जो हमारे पास ये आई है ना, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। दिखाई देते हैं, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। क्लियर हो रहा है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं
इक्वेशन नंबर 1 है ना, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, चलो अब आगे देखो। इफ तो नहीं लिखते हैं, अगर बच्चों t इक्वल टू 0 है, यानी 0 टाइम पर जो हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक है हमारे पास R की कॉन्सेंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और एक है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0। इसका मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। ये t टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इसको सही कर देता हूं मैं, समझ में बात आ रही है? तो अगर मैंने t 0 लिया है तो ऑलरेडी r 0 के बराबर होगा, है ना। शुरुआत में तो r इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रहेगा। तो अब देखो रिएक्शन कैसे आती है, पहली वाली है ना। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों हमारे पास R0, ये R इक्वल टू R0 हो गया, इक्वल टू माइनस K, और T की जगह में मैंने क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 हो गया, T 0 था। ठीक है, प्लस I। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, R0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां पर I की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1। तो पुट द वैल्यू ऑफ I ऑन इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 9, R की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस K और T प्लस R0, ऐसा बन जाएगा ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, R को उधर लाओ, KT को उधर ले आओ, तो KT इक्वल टू R0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, K इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये नहीं होगा, हाँ ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बाय T। ये हमारे पास आ गया रेट कांस्टेंट या इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। K क्या है यहां पर, K है रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, T क्या है, टाइम है। और कौन सा टाइम है बच्चों, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ये होती है। देखो मैं बता ही देता हूं सबको, यहां पर जो K है हमारे पास रेट कांस्टेंट है ना, जो हमारे पास R0 है, इसका मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, जो हमारे पास R है ये है हमारे पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, इस टाइम पर। तो इस टाइम पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, और शुरुआत में हमने कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली थी, इतनी कॉन्सेंट्रेशन ली थी। तो यहां से बच्चों आप रेट कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हो और टाइम भी मालूम कर सकते हो इजीली, है ना। तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। नोट करो जरा फटाफट, क्लियर हो रहा है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा करना है नहीं। ठीक है,
चलो नोट कर लिया पूरा। अब देखो बच्चों, यहां पर मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं, इसको मैं मिटा दूं, इतना मैं मिटा देता हूं, है ना, इतना देखो, है ना। तो यहां पर मैं दो ग्राफ बनाने वाला हूं, दो ग्राफ से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या क्या इसमें और कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। देखो, अगर बच्चों मैं एक ग्राफ बनाता हूं, देखो एक ग्राफ मैं बनाता हूं रेट और कंसंट्रेशन के बीच, रेट और कंसंट्रेशन के बीच, तो आपको मालूम है कि जो रेट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि रेट कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप कंसंट्रेशन को घटाओ चाहे बढ़ाओ। देखो यहां पर समझ में आ रहा बात। तो रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है जीरो ऑर्डर में। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच कभी भी आपको ग्राफ बनाना पड़े तो हमेशा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब देखो बच्चों, यहां पर एक ये वाली इक्वेशन देखो जरा, ये हमारे लिए स्ट्रेट लाइन की जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस सी। तो अगर हम इसके लिए एक ग्राफ बनाएं, और वो ग्राफ बनेगा किस किस के बीच, वो ग्राफ बनेगा बच्चों यहां पर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, और प्लस किसके बीच बनेगा, टाइम, टाइम, है ना। तो बच्चों वहां पर आपको जो ग्राफ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये जो हमने स्लोप लिया है वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर, ये ठीक है। या आप इसको ऐसा लिखते हैं के इक्वल टू माइनस स्लोप। तो यहां आप आराम से किसी भी टाइम पर, स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो किसी भी टाइम पर आराम से आप जो है जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि इतने टाइम पर इतनी होगी, इतने टाइम पर इतनी होगी, इतने टाइम पर इतनी होगी, ठीक है। और रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। समझ में बात आ रही है। तो ये टाइम और कंसंट्रेशन के बीच अगर जो आपने ग्राफ बनाया है तो ऐसा बनेगा, और कंसंट्रेशन और रेट के बीच जो ग्राफ बनाया है वो ऐसा बनेगा। क्लियर, नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताऊंगा, साथ में हम हाफ लाइफ भी डिस्कस करेंगे। चलो तो आज के वीडियो में इतना ही, इसको ढंग से नोट कर लेना, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलो टाटा बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।